हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नवीनतम घटना पर चर्चा करेंगे। जैसे कल आपने देखा कि विकास दुबे, जिसको कि माना गया कि ये उत्तर प्रदेश का एक ड्रेडेड क्रिमिनल था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। और अब ये माना जा रहा है बहुत सारे माध्यम से कि वह एनकाउंटर एक फर्जी एनकाउंटर था, क्योंकि उसी पैटर्न पर उसके कुछ सहयोगियों को भी एक दो दिन पहले एलिमिनेट किया गया था। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इसकी न्यायिक जांच कराने से कहीं ऐसा तो नहीं है पुलिस का मनोबल गिरेगा? और क्या पुलिस अगर इस तरह से मन बढ़ई करेगी तो फिर तो आम आदमी को भी परेशान वो कर सकती है, क्योंकि अगर उसको इतना ज्यादा स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आम आदमी का क्या होगा जो क्रिमिनल नहीं है। वैसे भी सीएसडीएस के अध्ययन में ये पाया गया है कि जो समाज के क्रिमिनल होते हैं उनमें से अधिकांश यानी 67% के करीब ये पुलिस ही बनाती है। जैसे किसी शरीफ आदमी को अगर पुलिस ने दो चार बार यूं ही पकड़ करके और मारपीट दिया और उसको जेल में डाल दिया तो वैसे ही वो क्रिमिनल हो जाएगा। तो बजाय पुलिस की भूमिका की जांच के एक तरफा ठीक है, विकास ने जो किया वो गलत है, लेकिन एक तरफा केवल विकास के कृत्यों की जांच किया जाए ये भी उचित नहीं है। इसीलिए उज्जवल निकम का कल मैं एक चैनल पर बहस सुन रहा था, जो कि मुंबई केस में अजमल कसाब वगैरह के मामले में उन्होंने प्रोसिक्यूशन वकील के रूप में कार्य किया था, जाने माने प्रोसिक्यूशन वकील हैं। उनका कहना यह था कि भाई इसमें जुडिशियल प्रूफ होना चाहिए ताकि लोगों की कानून में आस्था बने और ये लगे कि हाँ पुलिस गलत नहीं करती है। क्योंकि गाड़ी का पलटना और उस गाड़ी में वो था भी नहीं, बीच में कब गाड़ी चेंज किया गया और उसके बाद उसका ये दिखाना कि वो भाग रहा था फिर उसको मारना, ये सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ड्रामेटाइज किया गया इसको पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बदला लेना था। कहीं ये पुलिस द्वारा लिया गया रिटेलिएटरी मेजर तो नहीं था। तो इसको लेकर के कल से काफी बहस हो रही है। इसी सिलसिले में आज हम इस लेक्चर को आपके सामने रखने जा रहे हैं इसे यूट्यूब पर। आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में मनेका गांधी या मेनका गांधी बनाम भारत संघ का ये मुकदमा था। ये लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। 1950 में जो AK गोपालन का केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है वह उससे जुदा है जो उस समय माना गया था। जैसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को परिभाषित करने से मना कर दिया था कोर्ट ने, क्योंकि उसमें उसको लगा था कि इसमें यह खतरा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो समाज का सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को उसी तरह से प्रताड़ित करेगा जैसे व्हेल मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो कौन परिभाषित करेगा कि नेचर का न्याय क्या है? इसी प्रकार से उसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया था। उसने कहा भाई अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका उल्लेख है, उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। और इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया था कि अनुच्छेद 14, 19 और 22 या 21 को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए। उस समय मामला 22 का था और मनेका गांधी वाले मामले में 22 का मामला नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लैंडमार्क फैसला दिया था, इन तीनों चीजों को पलट दिया था। जैसे कि उसने ये कहा था कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत मनमाना सिद्धांत नहीं है, इसका सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया है उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाए। रही बात ड्यू प्रोसेस की, तो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन नामक मुकदमे में 1978 का ही मुकदमा है, मनेका गांधी केस के बाद आया था, ये इसको परिभाषित भी किया था। उन्होंने कहा मान लिया कि ये हमारे संविधान में नहीं है, अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र नहीं है, किंतु कूपर केस और मनेका गांधी वाद के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कानून ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है गाते बजाते आए और आके बैठ के बना दे। वो मनमानापन नहीं होना चाहिए, देखने में वो लगे कि वो जायज है, उचित है, फेयर है, और उसी के साथ साथ जो है वो जस्ट भी होना चाहिए, यानी सभी लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह कानून ईमानदारी से बनाया गया हो, पूरा थॉट उस पे दिया गया हो, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया हो, हर जगह उसकी जांच की गई हो। और अगर इस तरह से है तो ये ड्यू प्रोसेस है, प्रक्रिया का सीधा सा। और अगर किसी भी प्रक्रिया का पालन करके
एक दिन 2 दिन के बहस के बाद जो है भले विरोधी दल वॉकआउट कर गए और सरकार ने इसको पारित करवा दिया, तो इसे हम उचित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से ड्यू प्रोसेस को भी जस्टिफाई कर दिया था, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी जस्टिफाई कर दिया था, और उसके साथ साथ ये कह दिया था कि अनुच्छेद 19 और 21 को कंपार्टमेंट के रूप में अलग अलग नहीं देखा जा सकता कि वो अलग अलग डिब्बे या कोच में है। उन दोनों यानी जलरुद्ध नहीं है, वाटर टाइट डिवीजन नहीं है, इनके एक साथ मिलने की संभावना कई जगहों पर रहती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी को आप शारीरिक रूप से कहीं कैद करते हैं, डिटेन करते हैं, रोकते हैं, तो उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसका प्रभावित होता है, यानी अनुच्छेद 21 के साथ साथ अनुच्छेद 19 भी प्रभावित होता है। तो इसी अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन और 1995 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य जैसे मुकदमों में जो कैदियों के मानवाधिकार हैं उसको लेकर के भी कई बातें कही। जैसे ये सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हथकड़ी लगाने के जहां तक सवाल है अपराधियों को, तो पुलिस हथकड़ी उसी दशा में लगाए जब मजिस्ट्रेट ने कह रखा हो। मजिस्ट्रेट भी प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या अगर वो दोनों ना हो तो ऐसी दशा में जो है आईएएस अधिकारी हो, कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, कोई सीनियर पीसीएस अधिकारी हो, तो ऐसे में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर के उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। और वो भी असाधारण स्थिति में, जब लगे कि हाँ भाई वो भाग जाएगा या कोई और अपराध कर देगा या वो पुलिस के ऊपर हमला कर देगा या लोगों के ऊपर हमला कर देगा, उस स्थिति में उसको हथकड़ी लगाई जाए। यानी हैंड कफिंग ये रेगुलर प्रैक्टिस ना बनाया जाए। हैंड कफिंग कोई रेगुलर, ये मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, ये कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि आप जब मन किया किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगा दीजिए। चूंकि समाज में मुकदमेबाजी तो बहुत यूं होती है कि कई बार शरीफ लोगों पर जो जेन्युइन रास्ते पर होते हैं, अपने धर्म अपने पथ पर होते हैं, उनके विरुद्ध कुछ जो तिगड़मबाज होते हैं, बदमाश होते हैं, वो मुकदमे कायम करा देते हैं और पुलिस को घूस दे करके और कहते हैं भाई इनको गिरफ्तार कर कम से कम गांव में बेइज्जत ही कर दीजिए ताकि इनका सर नीचे झुक जाए, फिर उसके बाद से गांव में हम अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे, चाहे वो खेत बाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो दबंगई से हो, चाहे किसी और चीज से हो। तो इस प्रकार से हैंड कफिंग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। तो आपको हमने बताया कि मनेका गांधी केस से ये चीज निकली। सुनील बत्रा केस में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने किस प्रकार से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को परिभाषित किया और इसी का विस्तार आगे करते हुए इन सब चीजों के बारे में बात कही गई। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 21 में ही हर इंसान का एक अधिकार है जो इंसान होने के नाते उसको मिला हुआ है। वो ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है, फला है, ढिमका है, XYZ है। क्रिमिनल उसको तय कोर्ट करेगा, पुलिस थोड़ी करती है। तो इस प्रकार से जो है वो कोर्ट का कहना ये था कि भाई जब तक कोर्ट के द्वारा उसे गिल्टी घोषित न किया जाए तब तक आप उसके विरुद्ध कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन करता हो, जो उसके डिग्निटी पर एक प्रहार, उसकी मर्यादा पर एक प्रहार हो। और यहां तक कि अगर वो उसको मार भी दिया गया है, अगर न्यायिक प्रक्रिया से भी उसको फांसी पर लटकाया गया है, तो इसके बाद भी उसके मानवाधिकार बने रहते हैं। जैसे आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनको उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसकी डिग्निटी मरने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी साफ गोई से बात करता है। अब आगे देख लीजिए, आप इसमें दिया हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यदि विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई तो क्या यही उसके फर्जी एनकाउंटर का कारण बना? देखिए, पुलिस को अगर फर्जी एनकाउंटर करना है तो उसके पास 10 तरह के बहाने हैं। इसमें एक हमने जिक्र किया भी है। जैसे मान लीजिए उसको एक ऐसी सीट पर बैठा दिया जिसमें आगे वाली सीट को पहले से तोड़ ताड़ करके या हल्का फुल्का करके रखा हुआ है बिना लॉक के, और उसको पीछे दबा दिया और दिखा दिया कि भाई उसके सीने का जो है कि हड्डियां जो है वो टूट गई और वो एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मर गया। अपने पुलिस वाले उतर गए, उसको बांध दिए रस्सी से पहले, और आगे वाले आगे किसी गाड़ी से उसको ठोक दिए और उसके बाद से ठोकने के बाद से उस गाड़ी को कहीं और हटा दिए और फिर वो दिखा दीजिए भाई उसी प्रयास में वो सीट पीछे खिसक गया था और वो उसके हड्डी उसकी पसली को तोड़ दिए बाद में और उसकी टूट गई थी और इसलिए वो मर गया। तो वो कई तरह के बहाने, उसमें ब्रेन हेमरेज हो गया, ऊपर टक्कर दिखा देंगे, वो अपने सर पे भी चोट दिखा देंगे कि हम लोग भी टकराए थे लेकिन हम लोग बच गए। तो इस प्रकार से, और जो अपराधी था उसका सर जो है वो ऊपर
जो रूफ होता है उससे टकराया और उसके टकराने की वजह से उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गया। और वो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर ही चूंकि लिखता है, वो करता है, वो उसका पोस्टमार्टम करता है, तो और उसी तरह से पंचनामा भी अपने लोगों से करवा लिया। कुल मिला जुला करके पुलिस के पास 10 तरह के बहाने हैं। जैसे 80 प्लस केसेज में पुलिस ने एनकाउंटर को, पुलिस विभाग ने सही बताया है। उत्तर प्रदेश में भी जांच बैठी थी, उसमें सबको क्लीन चिट दे दी गई। तो पुलिस जो है इस तरह का न्याय करती है। इसमें दिशा का भी जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक वेटरनरी साइंस 26 साल की महिला थी, लड़की थी, उसके साथ जो है 4 सिरफिरों ने दुराचार किया और फिर जला करके मार दिया। और उसके 1-2 दिन बाद ही उनको वो क्राइम सीन पर पुलिस ये दिखाते हुए ले गई कि हम क्राइम सीन पर ले गए थे रिक्रिएट करने के लिए सीन, और पता चला कि उन चारों को वहीं का वहीं मार दिया। तो उस मामले में भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जहां तक मेरी जानकारी है, पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटू नोटिस लेते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी उसकी जांच करने के लिए। अभी उसकी जांच चली रही है और उसमें अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो इस प्रकार से जुडिशियरी को अगर दरकिनार कर दिया जाएगा और इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत ऑन स्पॉट जो है न्याय देने की बात होगी, तो पुलिस तो आतताई है ही, आम आदमी का उसमें बड़ा भारी अहित होगा। तो इस प्रकार से ये इसमें कई मुकदमे दिए गए हैं। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को यह पता है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती रहती है, तभी तो अदालत ने इस मामले में भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे अदालत ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बना महाराष्ट्र राज्य 2014 में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को अमानवीय कृत्य बताया। और उसने आगे चल करके 1996 में मैं, ये तो 2014 का केस है, तो बहुत लेटेस्ट केस है, लेकिन मैं 1980 के संदर्भ में बात करूं यदि, तो 1996 में उसने डीके बासु केस में 11 गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं किसी भी व्यक्ति को जा करके हिरासत में लेने या उसको उसके कस्टडी में लेने या उसमें हथकड़ी लगाने के संबंध में 11 तरह के गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं। ये डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मुकदमा है 1996 का। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आपको ये जानना है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसकी तलाश थी पुलिस की। उसके बाद से उसकी पहचान स्थानीय लोगों के सामने कराई की जाए और उसके किसी मित्र को भी उसके साथ रखा जाए या वहां ले जाया जाए जो ये पहचान करे और जो इस बात का एविडेंस प्रस्तुत करे, हाँ हमारे सामने ये चीजें हुई। और उसके बाद से फिर उसको हिरासत में लिया जाए और फिर उससे पूछताछ की जाए। और आप जानते ही हैं, अनुच्छेद 22 तो फंडामेंटल राइट ही है, वो तो साफ साफ कहता है भाई जिस व्यक्ति को आप हिरासत में ले रहे हैं उसको उसके पसंद के वकील से परामर्श करने की इजाजत दीजिए, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों में तमाम तरह के गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं। अब यूपी पुलिस इसी का प्ली दे रही है। वो ये कह रही है, जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं भाई आप वो हथकड़ी उसको आपने क्यों नहीं लगाया, तो वो कह रहे भाई सुप्रीम कोर्ट के इसमें गाइडलाइंस हैं और हमको क्या पता था कि भाई कार पलट जाएगी और ऐसे में जो है वो हम लोग घायल होंगे और उसका नाजायज फायदा उठा करके वो भागने की कोशिश करेगा। तो बताया तो कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसी स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पुलिस के पास 10 तरह के बहाने हैं, जांच भी उन्हीं को करनी है। न्यायालय के जज तो स्वयं जांच करने जाते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीफ मिनिस्टर का उसके ऊपर हाथ है या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका हाथ है और शीर्ष अधिकारियों का हाथ है तो पुलिस कुछ भी कर लेगी। तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर था कि भाई 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इनके 21 गुर्गों का नाम इन्होंने चश्मा कर रखा है अलग अलग जगहों पर। तो इसमें से 4-5 को तो मार ही दिया इन्होंने और विकास दुबे को भी एलिमिनेट कर दिया और 1-2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। और शायद अभी 11 कुछ कुल मिला जुला के 11 लोगों जो मारे गए हैं और जो गिरफ्तार किए उनकी संख्या 11 है। यानी अभी 9 लोग बचे हैं जो कि इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अब उन 9 लोगों के साथ क्या होगा जब लिंच पिन या किंग पिन मार दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो 9 लोग हैं उनका क्या हश्र होगा आने वाले समय में देखना है। लेकिन इस फ्यूरोर, इस हो हल्ला से ये फायदा होगा कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने से थोड़ी सी परहेज करेगी। हालांकि पुलिस बहुत मोटी खाल की होती है और वो केवल सत्तारूढ़ दल जो है उसके चीफ मिनिस्टर या उसके मुखिया की बात सुनती है और उसका इशारा कई तरह से उसको मिल जाता है। लेकिन फिर भी पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होने और समाज के प्रेशर पड़ने और मीडिया और अन्य लोगों के प्रेशर पड़ने से पुलिस थोड़ी सी पारदर्शिता की ओर जाने की कोशिश करती है। तो अब देखना यह है
कि इस मामले में क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है, जैसा मैंने दे भी रखा है, कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस मामले में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो मांग की जा रही है और कुछ अन्य दलों ने भी जो मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए।